मिस इनफॉर्मेशन ਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ? ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਪਕੜ 'ਚ ਆਇਆ ਪਾਕਿस्तान? तो रहा था कि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, बट इसका जो एक्सटेंट है, स्केल है, उसका अंदाज़ा तभी हुआ जब पाकिस्तान में 3rd या 4th डे उनका इंटरनेट शट डाउन किया गया। और उसी दिन इंटरनेट शट डाउन होने के बावजूद जो इंटरनेट के ऊपर एंटी इंडिया कंटेंट था, और काफ़ी कंटेंट इंग्लिश में था, उर्दू में था, हिंदी में था, तो उसके जब हैंडल्स के को इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया गया तो पता चलना शुरू हुआ कि ये जो कंटेंट है ये तो चाइना से, इस्तांबुल से, कनाडा से, सऊदी से, यूनाइटेड किंगडम से, वहाँ से आ रहा है। और धीरे धीरे करके ये जो सारे नैरेटिव्स बिल्ड हो रहे थे उनका अच्छा खासा गवर्नमेंट ने एनालिसिस किया। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਮੀਡੀਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪਾਕਿस्तान ਨੇ ਮਿਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਫੈਲਾਈ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ वॉरफेयर साडे मीडिया ने भी लड़िया। पाकिस्तान जो प्रायोरिटी है कंट्री की, वो अपनी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है उस जंग को लड़ना, और उसमें जर्नलिज्म अपना पार्ट क्या प्ले करेगा, कहाँ पे थोड़े स्पिनर्स देने हैं, कहाँ पर इस तरह का न्यूज़ आइटम दिखाना है जो दूसरे देश के, हमारा जो एनिमी देश के सिटीजन्स हैं उनका कॉन्फिडेंस नीचे लाएगा, वहाँ केओस क्रिएट करेगा। जो जंग है वो खाली बॉर्डर पे नहीं लड़ी जाती, वो तो बहुत ही छोटा पार्ट है। उन्होंने कहा कि असी भारत दे राफेल नूं गिराया, एक दो होर जैट दा हो जिक्र करते हैं, सच्चाई की हैगी है? जिन हैंडल्स के साथ, ब्लॉग्स के साथ, वेबसाइट्स के साथ ये प्रोपेगेंडा हुआ और इमेजेस डाली गई कि राफेल को शॉट डाउन कर दिया गया, एक बार जब वो मेन स्ट्रीम में ये बात सोशल मीडिया के हैंडल से उठ के मेन स्ट्रीम मीडिया में आ गई, वो सारे सोशल मीडिया के हैंडल्स को डिलीट कर दिया गया। तो चाइना के जो साइबर अटैक्स हैं वो जारी थे, हैं, और काफ़ी देर तक हो सकता है रहेंगे भी। कि डाटा जिहड़ा हैगा वो सिक्योर रहे ते अगे किसी नूं सैल ना किया जा सके, कुछ ਉਹਦੇ भी रूल रेगुलेशन या वो चीज़ां ते काम कर रहे हैं? हाँ, ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया। ये एक डेटा लोकलाइजेशन की प्रॉब्लम है, डेटा गवर्नेंस की प्रॉब्लम है। तो वो डेटा गवर्नेंस ऑलरेडी आ गया है, ऑलरेडी उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है उसके लिए हमारी सरकार तैयारी कर रही है, और जब वो एक बार अच्छे से इन्फोर्स हो जाएगा तो उसमें भी हमारा जो है एक बहुत ही बड़ा चेंज दिखने को मिलेगा। तो मतलब सारे रिलीजियस बड़े प्लेस दोनों, हाँ, अमृतसर ते जम्मू वैष्णो देवी बिल्कुल थे, उनके हिट लिस्ट में थे। गोल्डन टेंपल ते वैष्णो देवी बिल्कुल। जगबानी टीवी देख रहे हो तुसी, मैं हाँ वरुण भट्ट। ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਇਲੈਂਸ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਵਾਰਫੇਅਰ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਾਈਬਰ ਅਟੈਕ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਪਾਗੈਂਡਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਤੇ, ਹਰ ਫਰੰਟ ਤੇ ਫੇਲ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ देश का साथ दिता, किस तरीके दे नाल नैशनल सिक्योरिटी के उपर जो थ्रैट आ रहा सी उसनूं किवें न्यूट्रलाइज किया। साडे नाल दिव्या बंसल जी मौजूद ने, साइबर एक्सपर्ट मामलों के प्रोफैसर ने, गलबात करांगे। दिव्या मैम, जो साडी हवाई सेना ने किया उसकी तारीफ ग्लोबली हो रही है, पाकिस्तान एक्सपोज हो गया, पाकिस्तान का प्रोपागेंडा एक्सपोज हो गया, पर जिहड़ी ये इनफॉर्मेटिव वारफेयर सी, कोगनीटिव वारफेयर सी, हाइब्रिड वारफेयर सी, इसनूं तुसीं किवें देखदे हो जो लगातार पाकिस्तान ने साडे पब्लिक प्लेटफॉर्म दे, चाहे वो वैबसाइट सी या साडे कई डिफेंस दे जिहड़े ऑब्जेक्टिव सीगे उन्हां नूं अटैक करन दी कोशिश कीती गई, किस तरीके नाल उन्हां नूं न्यूट्रलाइज कीता गया? हाँ, तो इस बार जो एक बहुत ही डिफरेंट वॉरफेयर दिखाई दिया वो था हमारा हाइब्रिड वॉरफेयर। हाइब्रिड वॉरफेयर जैसे कि पहले की आप देखते हैं, पहले तो जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी वो था हमारा नेवी हो गया, स्काई हो गया, लैंड हो गया। तो अब की बार जो देखने को मिला वो था इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। तो अब दो चीज़ें हो रही थी, एक साइबर अटैक्स, एस्पियोनेज, और एक दूसरा है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। तो जब वहाँ पर बॉर्डर्स पर हमारी मिलिट्री ऑलरेडी अटैक्स, प्रिसिजन अटैक्स कर रही थी या डिफेंड कर रही थी, तो उस टाइम के ऊपर पाकिस्तान ने बहुत ही क्लेवरली इंफॉर्मेशन वॉरफेयर को लॉन्च किया, जिसका उनका ऑब्जेक्टिव था कि हमारी जो अंदर
देश में बहुत ज़्यादा केओस क्रिएट किया जाए कि जो भी वहाँ पर अगर हो रहा है उसकी बिल्कुल उल्टी इन्फॉर्मेशन हमारे कंट्री में सिटीजन्स के पास पहुँचे और बिल्कुल गलत नैरेटिव्स बिल्डअप हों, हमारी जो एक नेशनल इमेज है उसको पूरी दुनिया में ख़राब किया जाए। तो वो आई थिंक देखने में ऐसे लग रहा है कि वो बहुत ही वेल प्रिपेयर्ड थे कि उनको ये इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर हमारे ऊपर रेज करना है। और उन्होंने इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर 3 लेवल्स के ऊपर लड़ी। एक अपने देशवासियों के साथ पाकिस्तान ने लड़ी जहाँ पे उनको टोटली गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया और ऐसे बताया गया, हर दिन ही उनका ऐसा अनाउंसमेंट होता था एज ए वो जंग जीत गए हैं। तो उन्होंने अपने सिटीजन्स को बहुत ज़्यादा स्मोक स्क्रीन में रखा कि एक्चुअली में क्या हो रहा है वो बाहर ही ना आने दें। हमारे उन्होंने सारे इंस्टाग्राम और ट्विटर के जितने हैंडल्स थे उसमें आप देखेंगे कि काफ़ी एंटी इंडिया पूरा भरना शुरू हो गया था कंटेंट, लेकिन जो प्रोफाइल के ऊपर डीपीज लगी होती थी तो वो अक्सर इंडियन फ्लैग लगा होता था कि देखने वाला जो भी है उसको तो लगेगा कि ये इंडियन ही है जो हमको इन्फॉर्मेशन दे रहा है। उसके दिमाग में एक आम जनता में ये बात ही नहीं आएगी कि असल में जो प्रोफाइल लगाई हुई है और पीछे जो है वो कौन है। और उसमें मोस्टली टोटली एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा, एंटी इंडिया हेटरेड वो सब फैलाई गई थी ताकि हमारे सिटीजन्स में एकदम कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाए, क्योस क्रिएट हो जाए और जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, स्पेशली जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं, उस सब कंटेंट के बेसिस के ऊपर वो गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर क्रिएट करे कि आप तो ठीक से परफॉर्म कर ही नहीं रहे हो। तीसरा उन्होंने जो लॉन्च किया वो ग्लोबल कम्युनिटी में किया, वहाँ पे उन्होंने विक्टिम कार्ड प्ले किया। तो जितना उन्होंने इंस्टाग्राम, ट्विटर, ब्लॉग्स और वेबसाइट्स के ऊपर इन्फॉर्मेशन डाली उसके ऊपर उन्होंने ये प्ले किया कि हमने तो पहलगाम अटैक में भी कुछ नहीं किया था, हमने तो यहाँ पे भी कुछ नहीं किया था, सारे पहले अटैक्स हैं हमारे ऊपर शुरू से इंडिया के द्वारा किए जा रहे हैं। यू नो, सो बीइंग अ स्मॉल कंट्री दे वर लाइक हम तो खुद टेररिज्म से फाइट कर रहे हैं, हमारी तो खुद इतनी भूख मरी है, हम कैसे कर सकते हैं। तो ये तीसरा ग्लोबल कम्युनिटी में यू नो विक्टिम कार्ड प्ले करना। तो ये 3 लेवल्स के ऊपर इन्होंने ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की लड़ाई लड़ी। तो मैम इसनू ਡੀਬੰਕ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਓਬਵੀਅਸ ਹੈ ਕਿ ਚਾਈਨਾ, ਟਰਕੀ ਸਾਥ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵਾਰਫੇਅਰ ਸੀ, ਕਿ ਪਾਕਿस्तान ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਿੱਛੇ चाइना या फिर टर्की सी जो ये सारा कर रहा सी? हाँ जी, ये जो कंटेंट है जो आ रहा था वो पाकिस्तान से तो बहुत ही कम कंटेंट आ रहा था। जो उनका चाहे वो उर्दू में कंटेंट था, चाहे वो पाकिस्तानीज़ के वीडियोस थे जो कि कंटेंट में थे, जो रिलीज़ कंटेंट हो रहा था वो मोस्टली कंटेंट रिलीज़ हो रहा था चाइना से, टर्की से, यूनाइटेड किंगडम से, सऊदी से और कनाडा से। ये सारा कंटेंट वहाँ से रिलीज़ हो रहा था। सो पाकिस्तान तो काफ़ी हद तक इस चीज़ में आई थिंक इसका जो फाइनल वर्डिक्ट है वो तो हमारी सरकार ही देगी, बट इट वाज वेरी एविडेंट कि वो एक प्रॉक्सी की तरह एक्ट कर रहा था और उसके पीछे जो हैं वो दूसरे पावरफुल कंट्रीज़ हैं जो ये सब चीज़ें कर रहे थे। तो ये एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का एक बहुत ही डिफरेंट फीचर है जो आपको बाकी वॉरफेयर में नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर उनको जेट्स प्रोवाइड करने हैं या फिर दूसरे कंट्रीज़ के ऑपरेटिव्स हैं उनके लिए बहुत ही हाई रिस्क होता है इस टाइम के ऊपर खुद पाकिस्तान में जाना, क्योंकि एयर बेस भी कॉम्प्रोमाइज होता है, वो भी एट रिस्क होता है। वहाँ पे टर्की, चाइना और इन सब लोगों का वहाँ पे जाकर उनको सपोर्ट करना, आई मीन इट सेल्फ इज़ वेरी रिस्की। और वो कोई भी ऐसी फुटेज भी नहीं छोड़ना चाहेंगे जिससे ये एविडेंस आ सकता है कि ये टर्की, चाइना है डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। बट जब वो इस तरह के साइबर अटैक्स करते हैं या इंफॉर्मेशन वॉरफेयर करते हैं तो वो इंटरनेट के ऊपर होता है, और इंटरनेट में अनोनिमिटी बहुत आसानी से दी जा सकती है और वो बॉर्डरलेस है। आपको किसी भी बॉर्डर पे आप कहीं पे भी बैठ के उन अटैक्स को कर सकते हो, जिसकी वजह से जो पूरा ये वॉरफेयर है इसका कॉम्प्लेक्सिटी बहुत हाई हो जाता है। पता तभी चलता है जब बैटल ग्राउंड के ऊपर रिजल्ट्स आते हैं। तो ये जो हमारा इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट था उसने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि जो हम कह रहे थे वो हम हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी जो पाकिस्तान कह रहा था उनके पास है, तो जिस तरह से उनके ड्रोन्स और उनके सारे इक्विपमेंट एक एक करके और इवन उनके जिस तरह से प्रोपेगेंडाज डिबंक किए गए हमारी सरकार ने, मीडिया ने और डिफेंस ने मिलके, सो दिस वाज एक्चुअली अ वेरी गुड शोकेस आल्सो कि हम वो हैं जो हम बताते हैं। जी मैम, जिस तरीके मैं पहले पूछा PL-15 चाइनीज़ मिसाइल ਤੇ ਜੋ ਇਮੇजेस ਆਈਆਂ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚਾਈਨਾ ਵੀ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਾਈਨਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਲੱਗ ਜੋ ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਮਿਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਿਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ
ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ? ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਪਕੜ 'ਚ ਆਇਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ? ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੱਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਇਹ ਇਸ਼ੂ, ਲਾਈਕ we were working with the top organizations और क्लासिफाइड होने की वजह से मैं उसका यहाँ ज़्यादा जिक्र नहीं करना चाहूँगी, बट जो दिख तो रहा था कि भी नहीं पूछांगे नेशनल सिक्योरिटी का मामला। हाँ, तो दिख तो रहा था कि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, बट इसका जो एक्सटेंट है, स्केल है, उसका अंदाज़ा तभी हुआ जब पाकिस्तान में 3rd या 4th डे उनका इंटरनेट शट डाउन किया गया। और उसी दिन इंटरनेट शट डाउन होने के बावजूद जो इंटरनेट के ऊपर एंटी इंडिया कंटेंट था, और काफ़ी कंटेंट इंग्लिश में था, उर्दू में था, हिंदी में था, तो उसके जब हैंडल्स के को इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया गया तो पता चलना शुरू हुआ कि ये जो कंटेंट है ये तो चाइना से, इस्तांबुल से, कनाडा से, सऊदी से, यूनाइटेड किंगडम से, वहाँ से आ रहा है। और धीरे धीरे करके ये जो सारे नैरेटिव्स बिल्ड हो रहे थे उनका अच्छा खासा गवर्नमेंट ने एनालिसिस किया। PIB ने बहुत अच्छा एनालिसिस किया कि CNN, Reuters हो गया, हमारा BBC हो गया, द डॉन तो चलो पता ही था, इन सब के जो इतने एंटी इंडियन नैरेटिव्स आ रहे हैं वो अक्सर हमारे सिटीजन्स का कॉन्फिडेंस बहुत लो कर देते हैं, बिकॉज हम ये सोचते हैं कि हमारे भारत का मीडिया तो हमको कुछ भी कह देगा, क्योंकि ये वाइट स्किन फैक्टर आ जाता है, तो इंटरनेशनल मीडिया ये कह रहा है तो यही सही होंगे। लेकिन जब इसको डिबंक करना शुरू किया है तो पता चल रहा है कि ये जो इंटरनेशनल मीडिया है उसमें कितने पाकिस्तानी जर्नलिस्ट बैठे हुए हैं। आप पाकिस्तान का मीडिया का लेवल और इंडिया के मीडिया का लेवल देखिए, इंडियन जर्नलिज्म और मीडिया विद रिस्पेक्ट टू पाकिस्तान इज़ वेरी हाई, बट ऑन द कॉन्ट्ररी पाकिस्तान के जर्नलिस्ट के पास तो पाकिस्तान में करने के लिए बहुत कुछ है ही नहीं है, वो तो वैसे ही बाहर के देशों में जाते हैं। तो इट इज़ ऑल टुगेदर एट अ डिफरेंट लेवल वेयर दिस वॉर इज़ बीइंग फॉट। तो एक बार ये कॉन्फिडेंस आना कि हम गलत नहीं हैं, हमारे जर्नलिस्ट गलत नहीं हैं, और वहाँ से इतना एंटी इंडिया नैरेटिव्स बिल्ड हो रहा है, तो ये वॉरफेयर का पार्ट है। बेसिकली ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਮੀਡੀਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਮਿਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਫੈਲਾਈ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਵॉरफेयर ਸਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ने भी लड़िया पाकिस्तान। बिल्कुल बिल्कुल, और आई वुड लाइक टू से कि मैंने बहुत क्लोजली हर टीवी चैनल को भी ऑब्जर्व किया। आई वुड हैव ऑल माई कॉम्प्लीमेंट्स। बहुत लोगों ने अक्सर ये सेंटिमेंट उठाने का कोशिश किया। देखिए, वॉर के टाइम के ऊपर एक जर्नलिज्म हमेशा एक बहुत सेंसिटिव सब्जेक्ट रहता है। इट इज़ अ मैटर ऑफ कि हाँ, हमें एक सच्ची इन्फॉर्मेशन अपने लोगों को पहुंचानी है, बट देन ये भी हम बचपन से बड़े होते हैं सुनते आ रहे हैं, एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर। उसमें जो प्रायोरिटी है कंट्री की, वो अपनी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है उस जंग को लड़ना, और उसमें जर्नलिज्म अपना पार्ट क्या प्ले करेगा, कहाँ पे थोड़े स्पिनर्स देने हैं, कहाँ पर इस तरह का न्यूज़ आइटम दिखाना है जो दूसरे देश के, हमारा जो एनिमी देश के सिटीजन्स हैं उनका कॉन्फिडेंस नीचे लाएगा, वहाँ केओस क्रिएट करेगा। जो जंग है वो खाली बॉर्डर पे नहीं लड़ी जाती, वो तो बहुत ही छोटा पार्ट है। बट अजकल की जिहड़ी जंग है वो हैगी ही इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर है, हाइब्रिड वॉरफेयर है, नैरेटिव दी वॉरफेयर है। आप देखिए, अगर रफेल का इन्होंने ये नैरेटिव कितने जल्दी बिल्डअप कर दिया था कि पाकिस्तान की मिलिट्री ने हमारा जो रफेल है उसको शट डाउन कर दिया, और आप इसका इम्पैक्ट देखिए कि डिफेंस के ऊपर, सिटीजन्स के ऊपर कैसे होता है, और इसको US कैसे अपनी फेवर में मैनिपुलेट करता है। I mean, you have to like really, it is like very very complex. इसकी जो लेयर्स हैं वो इतनी ज़्यादा हैं इस सब्जेक्ट की, और प्रैक्टिकली इस बार सब कुछ देखने को मिला। जे मैं यही सवाल पूछण वाला सी मैम कि उन्होंने कहा कि असी भारत दे राफेल नूं गिराया, एक दो होर जैट दा वो जिक्र करते हैं, सच्चाई की हैगी है? तुसी डीबंक किया हैगा, वो जरूर दसो जो भी इस इंटरव्यू नूं सुन रहे हैं। तो हमारी टीम है जिसने किया, मैं ये नहीं कहना चाहूँगी कि हमने किया, सो इट वो, बट जो भी है इन्फॉर्मेशन, जो ओपन सोर्स इंटेलिजेंस से इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने जो एक प्राइमा उनका मोडस ऑपरेंडी रहा रफेल के लिए, उन्होंने क्या किया, जब हमारे रफेल की सॉटीज़ हुआ करती होती थी उस वक्त की इमेजेस और वीडियोस कैप्चर किए गए हैं। अब वो सॉटीज़ पिछले साल की हैं या इस साल की हैं, इसकी मेरे पास डिटेल्स नहीं है, लेकिन हमने ये ज़रूर देखा कि जिन हैंडल्स के साथ, ब्लॉग्स के साथ, वेबसाइट्स के साथ ये प्रोपेगेंडा हुआ और इमेजेस डाली गई कि रफेल को शॉट डाउन कर दिया गया, एक बार जब वो मेन स्ट्रीम में ये बात सोशल मीडिया के हैंडल से उठ के मेन स्ट्रीम मीडिया में आ गई, वो सारे सोशल मीडिया के हैंडल्स को डिलीट कर दिया गया।
चाहे वो सोशल मीडिया हैंडल्स थे, चाहे वो ब्लॉग्स थे। अब उनका जो कंटेंट है, अब इस तरह की भी सॉफ्टवेयर है, हमने अब तो ओपन पब्लिक में ये पब्लिश हो गया है, आर्टिकल आ गया है कि इस तरह की भी सॉफ्टवेयर्स हैं जो ये भी डिक कर सकती हैं कि कौन कौन से अकाउंट्स थे जिन्हें डिलीट कर दिया गया क्योंकि वो एक जगह पर अभी भी पड़े हुए हैं। और वो फ़ोटोज़ का, अगर ऐसे भी टूल्स हैं जिनसे फ़ोटोज़ का एनालिसिस किया जाता है तो पता चल जाता है कि ये फ़ोटोग्राफ जो थी वो कब खींची गई थी और किसकी थी, कैसे कैमोफ्लेज किया गया। बट अब इसमें प्रॉब्लम है टाइमिंग का। जब इस तरह का न्यूज़ बाहर आता है और इतने इसका जो स्केल है इतना ज़्यादा है कि सोशल मीडिया के सारे हैंडल्स इस वक्त एक ही चीज़ बात कर रहे हैं। कोई उर्दू में कर रहा है, कोई पंजाबी में कर रहा है, कोई वर्नाकुलर लैंग्वेज में कर रहा है, कोई इंग्लिश में कर रहा है, कहीं पे न्यूज़ सऊदी उससे आ रही है। इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन कि सच है क्या, और उसको काफ़ी टाइम लगता है इस सारी चीज़ को एनालाइज करके, डीबंक करके दोबारा कंस्ट्रक्ट करने में कि एक्चुअली में कितना ज़्यादा झूठ है। ये तो अब हो गया, पता चल गया, तो समझ में आ गया कि इस एक्सटेंट तक भी पॉसिबिलिटी है प्रोपेगेंडा करने की। जी, एक ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਪਾਗੈਂਡਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੀਆਂ ਇਮੇजेस ਆਈਆਂ ਪਹਿਲਗਾਮ ਅਟੈਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਵਾਰਫੇਅਰ, ਉਹ ਵੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹ ਇਮੇजेस ਮੰਗਵਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲ फैक्ट है या उस दे विच भी कुछ मिस इन्फॉर्मेशन है? नहीं, देखिए, कोई भी जब किसी भी एक जगह का अटैक करना होता है तो जो एक कन्वेंशनल मेथड होता है उसमें पहले रेकी की जाती है ना। तो ग्राउंड लेवल के ऊपर रेकी की जाती है। और अब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड है कि अगर आपको बहुत ही डिटेल में एक एक चीज़ देखनी है तो उसके लिए आपके पास जियो सैटेलाइट्स की इमेजरीज अवेलेबल होती हैं जो कि बहुत ही महंगी होती हैं और बहुत हाई रेजोल्यूशन इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं। अब इसके मुझे बहुत ज़्यादा इसके डिटेल्स याद नहीं हैं क्योंकि ये हमने 3-4 दिन पहले बेसिकली इसको कवर अप किया था, लेकिन इसके लगभग 2-3 महीने पहले इस तरह का ऑर्डर जो है वो एक कंपनी का गया था मैट्रिक्स को, और जिसमें ये सारी जो है पहलगाम और उसके आसपास के 4-5 इलाकों की जो इमेजेस हैं वो ख़रीदी गई थी। और जिसने ख़रीदा था वो खुद यूएस में जिस कंपनी को ओन करता है वो एक्चुअली में पाकिस्तानी है। तो उसके इमीडिएटली बाद जैसे ही ये चीज़ खुल के हाई अटैक हो गया तो ऑब्वियसली मैट्रिक्स ने उनके साथ अपना कोलैबोरेशन ब्रेक कर दिया है। बट जितनी इमेजेस महंगी होती हैं, डेफिनेटली इट इज़ नॉट ISI हु इज़ गोइंग टू बाय इट। इसका पैसा कौन दे रहा है पीछे से? चाइना है, टर्की है, कौन इसको फंड कर रहा है? मतलब इट इज़ ऑल अ लार्जर पार्ट ऑफ प्लानिंग ऑफ टेररिस्ट अटैक विच वाज डन ऑन अस। मैम, इस सारी कन्फ्लिक्ट पिछे बहुत वड्डा एक डिफेंस का बिजनेस US, जिसनों कहा जाता है कि US एक बिजनेस माइंडेड कंट्री हैगा, तो किवें देखते हो इस सारी चीज़ नूं कि इंडिया की जदों GDP की चर्चा हो रही है कि अप जा रहा है, वड्डी वड्डी कंपनीज़ इंडिया दे विच अपने प्लांट लगाने की गल हो रही है, एप्पल का हाल ही दे विच जिक्र होया, ट्रंप भी हुण कह रहे हैं कि तुसी इंडिया च प्लांट नहीं लाना, हालांकि एप्पल ने क्लीयर करता कि वो इंडिया च ही अपना प्लांट लगाएगा सारा। डिप्लोमैसी भी हो रही है अपने लैवल ते, साडे लीडरशिप भी जिहड़ी हैगी हुण अलग अलग कंट्रीज च जाएगी, डेलीगेशन बन गए, समझाणगे या कुछ प्रॉपर पूरे लैवल ते, पोलीटिकल भी, डिप्लोमैट्स के लैवल ते भी, तो ये सारा कुछ हो रहा है। किवें देखदे हो कि यह एक वैसटर्न मीडिया, वैसटर्न कंट्रीज़ जिहड़ा हैगियां ने इंडिया नूं भी, इंडिया की ग्रोथ अगे ना जाए या रुके, या फिर जो उन्होंने डिफेंस बिजनेस है उसनूं रोकना चाहदियां ने? सो इन शॉर्ट आई थिंक इसके ऊपर मैं इसी बात से शुरू करूँगी कि US कैपिटलिस्ट कंट्री है, मालूम है, लेकिन जो अब होने जा रहा है दैट इज़ गोइंग टू बी अ गेम चेंजर बिकॉज वी आर नॉट द सेम नेशन हु वी वर एंड हाउ वी वर नोन। हमें दुनिया कैसे देखती थी, हमें खुद अपने ऊपर शायद इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं था कि हम कौन हैं। अब जब हमारे ऊपर वो कॉन्फिडेंस आ गया और हमें मालूम है हम कौन हैं, अब वक्त आ गया दुनिया को बताने का कि हम कौन हैं। तो हमें लेकिन ये सब करने से पहले हमें खुद अपने पैरों पे खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर डिफेंस में अब हमारी अपनी कैपेबिलिटीज़ डेवलप हो गई हैं, वो करने के बाद कोई दूसरा कंट्री ट्रेड में आपके साथ
रिलेशनशिप कैसे रखेगा, उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर ये होगा कि आपके पास खुद है क्या, राइट। तो अब इस बैटल के बाद सारे कंट्रीज़ का आपस में एक दूसरे के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बहुत चेंज होने को मिलेगा, और अभी कुछ भी कहना बहुत ठीक नहीं रहेगा, बिकॉज मेरा पर्सनल व्यू में ऑब्जर्वेशन था कि ट्रम्प ने सऊदी अरेबिया में बैठकर ये स्टेटमेंट क्यों दिया कि जब उसने टिम कुक को बोला, I have a little problem that you should not set it up in India because their tariffs are so high, और अगर आप वहाँ पर इसको सेटअप करेंगे इसका मतलब आप इंडिया को मदद करना चाहते हैं। वहाँ पे सऊदी अरेबिया में जाकर ट्रम्प ने स्टेटमेंट उस वक्त क्यों दिया? इट्स अबाउट द टाइमिंग। एंड उससे अगले दिन ही टिम ने विश्वास दिला दिया इंडिया को, नहीं आप चिंता नहीं करो, हम तो यहीं करेंगे। दिस इज़ ऑल डिप्लोमेसी एंड इट इज़ ऑल स्ट्रैटेजी। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਚਲੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋਏਗਾ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਟਰਕੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਕਾਰਗੋ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਨ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਸਾਡਾ ਇੰਪੋਰਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਟਰਕੀ ਬਾਇਕਾਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਟਰੈਵਲ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜੋ ਮਾਰਬਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗਾਉਂਦਾ ਸੀ ਟਰਕੀ ਦਾ, ਪੂਰਾ ਬਾਇਕਾਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਸਿਲਕ ਰੂਟ ਤੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਲੋਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ? हाँ, एक बहुत बड़ा चेंज तो हमको दिखेगा, और आई थिंक ये जो चलेबी कंपनी है सिविक हमारी टर्की की, जो कि ऑलरेडी बैन कर दी गई है, ये भी एक बहुत बड़ा स्टैंड है। ये लगभग 75% जो हमारे ग्राउंड ऑपरेशंस हैं, लॉजिस्टिक्स हैं, एयरपोर्ट के बॉम्बे और हमारा दिल्ली के ऑपरेशंस देख रहे थे, और इतनी जल्दी इतना बड़ा डिसीजन लेना, टूरिज़्म इंडस्ट्री को इतना बड़ा हिट देना टर्की में जाकर, तो जो ये ट्रेड के रिलेशनशिप से, सी पॉलिटिक्स इज जस्ट बेसिकली पावर एंड ट्रेड, राइट। अब ग्लोबल डिप्लोमेसी है, पॉलिटिक्स है, जैसे मैंने कहा कंट्री में कैसे रिलेशनशिप्स आपस में एक दूसरे पे चेंज होंगे, हमारा अफ़गानिस्तान के साथ रिलेशनशिप कैसे कंसोलिडेट होगा, हमारा बाकी कंट्रीज़ में इजराइल के साथ और स्ट्रेंथन होगा। रशिया ने दिखाया वॉर के टाइम पर, कॉन्फ्लिक्ट के टाइम पर हर कंट्री को पता चल जाता है कि कौन आपके साथ है, कौन आपके अगेंस्ट है। सो इस एज वी कॉल इट, दिस इज़ फॉग ऑफ वॉर। जब ये क्लियर होगा धीरे धीरे तभी पता चलेगा, बट रिलेशनशिप जो हमारे कंट्री के हैं और हर कंट्री के एक दूसरे के साथ बहुत बदलाव देखेंगे। जी मैम, मैं फिर इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर या ਉਹ 'ਤੇ ਆਵਾਂਗਾ ਕਿ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਬਵ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੰਡੀਆ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਇਸ ਸਾਈਬਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੇ ਹੋਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਟੈਕ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ न्यूट्रलाइज किया गया, किहड़े प्लेटफॉर्म ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨੂੰ टारगेट करने की कोशिश की गई सी? हाँ, तो उसमें देखिए क्या होता है कि हर देश में एक क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, और जो आईटी होता है उसका होता है, इसे हम कहते हैं क्रिटिकल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि हमारे स्काडा सिस्टम्स हो गए, हमारे बैंकिंग के आईटी सिस्टम्स हो गए, जितने भी हमारे ऑटोमेशन हुआ है डिफरेंट सेक्टर्स का, पावर सेक्टर के साथ, बैंकिंग के साथ, टेलीकॉम के साथ, हमारे एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ के साथ, ये सारे हमारे क्रिटिकल सेक्टर्स में आते हैं, और ये सब आज के टाइम के ऊपर सब टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, ऑटोमेटेड है। तो जब भी कोई जब हम साइबर सिक्योरिटी, साइबर थ्रेट्स, साइबर अटैक्स की बात करते हैं, तो हमारे डिफेंस सिस्टम्स, कन्वेंशनल डिफेंस सिस्टम्स के साथ साथ हमारा जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एक बहुत बड़े थ्रेट पे आ जाता है, बिकॉज वो होता है कि किस तरह से हम कंट्री को डिस्टेबलाइज कर दे, दैट इज़ द एजेंडा। आप इमेजिन कीजिए आपका जो सारा यूपीआई है उसका एक पूरा डेटा सेंटर है जो रन करते हैं, और आजकल हम अपनी सारी फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं उस पर, एक गरीब से लेकर अमीर ऑर्गेनाइजेशन यूपीआई पे कितना डिपेंडेंट है, और स्पेशली कंज्यूमर्स कितना डिपेंडेंट है। तो अगर इस तरह का आपका डेटा सेंटर्स आपके अटैक किए जाते हैं तो उसका प्रभाव देखिए कितना ज़्यादा होगा। तो यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट में ये बहुत ज़बरदस्त देखने को मिला कि उन्होंने कैसे स्काडा सिस्टम्स नीचे लेकर आए, कैसे उनका पावर ब्लैकआउट हुआ, इवन टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अटैक करना। तो चाइना के जो साइबर अटैक्स हैं वो जारी थे, हैं, और काफ़ी देर तक हो सकता है रहेंगे भी।
तो इसमें तो गवर्नमेंट ने भी अपने बिल्कुल सही तरीके से जो एडवाइजरीज़ लॉन्च करने की ज़रूरत थी, वो स्पेशली जो रेड जोन एरियाज़ हैं और बाकी एरियाज़ हैं, अच्छे से उन्होंने ये प्रिकॉशन ले लिया कि आपको इस वक्त अपनी जो सिक्योरिटी है, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेशली की, वो बहुत ही हार्डन करने का ज़रूरत है। सो दैट इज़ दैट। कुछ मैम सरकार इस ते काम कर रही है कि ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਐਪਸ ਬਣ ਰਹੀਆਂ, IT 'ਚ ਬੂਮ ਹੈਗਾ, ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦਾ ਡਾਟਾ ਹਰ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਈਬਰ ਅਟੈਕਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਡਾਟਾ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਥ੍ਰੈਟ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇਖੇ ਆਪਾਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੇ, ਹਾਊਸ ਅਰੈਸਟ, ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ। ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਚਲੋ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਵੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਬੈਕ ਐਂਡ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਟੈਕਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਿਕਿਉਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੈਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਵੀ रूल रेगुलेशन या वो चीज़ा तो काम कर रहे हैं। हाँ, ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया। ये एक डेटा लोकलाइजेशन की प्रॉब्लम है, डेटा गवर्नेंस की प्रॉब्लम है। आप ये देखिए कि हमारे जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, स्पेशली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं या हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में आप फेसबुक देख लीजिए, ट्विटर देख लीजिए, लिंक्डइन देख लीजिए, इंस्टाग्राम देख लीजिए, मैसेंजर ऐप्स में आप व्हाट्सएप देख लीजिए, सारे ही मोस्टली US के प्लेटफॉर्म्स हैं। अब इमीडिएटली, वैसे तो जैसे चाइना ने किया है, उनकी अपनी सब इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज़ हैं, और बिकॉज उनको अपने रिलेशनशिप्स बहुत क्लियरली पहले से मालूम थे, उन्होंने इंडिजिनस डेवलपमेंट में शुरू से ही बहुत अच्छे से काम किया, जिसमें हम लोग एज अ कंट्री थोड़ा पीछे रहे। लेकिन अगर अभी भी जो इस तरह के बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, वो इतने जल्दी एक दिन में जाके नहीं खड़े हो जाते, लेकिन उसमें जो हमारा लॉ है वो एक बहुत मेजर पार्ट प्ले करता है। जो ये स्नोडन वाला एपिसोड हुआ था, जिसमें उसने सब रिवील किया था कि US कैसे सर्विलेंस कर रहा है, ये 2013 में हुआ था। तो उसके बाद यूरोप का जो बिल पास हुआ, पहला लॉ आया प्राइवेसी और डेटा गवर्नेंस और डेटा प्राइवेसी, सिटीजन्स की डेटा प्राइवेसी के लिए GDPR, वो लगभग 2017-18 में जाकर आया। और उसी टाइम के अराउंड लगभग 2019 में हमारे कंट्री ने भी डेटा प्रोटेक्शन, डेटा प्राइवेट प्रोटेक्शन बिल पर काम करना शुरू कर दिया था, जो कि 2023 में लागू कर दिया गया था। तो उससे ये जो कंपनीज अगर हैं भी, तो उनके ऊपर ये एक लीगल कंस्ट्रेंट है कि आप जो भी हमारे सिटीजन्स का डेटा होस्ट करेंगे, तो वो हमारे सर्वर्स जो आपके होंगे वो हमारे कंट्री में ही होस्टेड होंगे। हमारे सिटीजन्स का जो डेटा है वो बाहर नहीं जाएगा। और उसका रीज़न ये होता है कि जब हमारे सिटीजन्स का डेटा किसी बाहर के कंट्री के डेटा सेंटर पे जाता है, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो सिंगापुर हो, चाहे US हो, तो उस कंट्री का लॉ एप्लीकेबल होता है। अगर वो सर्वर्स और वो क्लाउड हमारे कंट्री में होस्टेड है, तो हमारे कंट्री का लॉ उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। तो वो डेटा गवर्नेंस ऑलरेडी आ गया है, ऑलरेडी उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है उसके लिए हमारी सरकार तैयारी कर रही है। और जब वो एक बार अच्छे से इन्फोर्स हो जाएगा, तो उसमें भी हमारा जो है एक बहुत ही बड़ा चेंज दिखने को मिलेगा। क्योंकि जिस तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਜੇ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦਿਖਾਇਆ, ਫਿਲਮ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 18 ਤਾਰੀਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ 18 ਤਾਰੀਖ ਤੱਕ, ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਗਰਾਊਂਡਸ 'ਤੇ, ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੋਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਰੈਡੀ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਂਡਲਰਸ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਾਗੈਂਡਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਫੈਲਾਈਆਂ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਚਾਈਨੀਜ਼, ਟਰਕਿਸ਼ ਬੰਦ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਪਾਕਿस्तानी ਬੰਦ ਵੀ ਕੀਤੇ। आने वाले समय ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ देखते हैं सारी चीज़ें? देखिए, ड्यूरिंग कॉन्फ्लिक्ट, हमारा जब ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, मतलब एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था पिछले कुछ दिनों में, तो एक दिन में करीब 8,000 के करीब जो सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं वो ब्लॉक किए जा रहे थे हमारी सरकार के द्वारा। तो आप खुद देखिए कि किस लेवल के ऊपर वो इतने विजिलेंट थे, और हर तरह की इस तरह की जो एक्टिविटी थी उस पर पूरी नज़र रखी जा रही थी। रही बात कि अब आगे क्या होगा, मतलब उसमें तो खैर हम
ख़ास तौर पे मेरा कुछ भी उस पर कहना वो नहीं कहना ठीक नहीं रहेगा, बट जो बात समझ में आती है वो ये समझ में आती है कि जो ये गवर्नमेंट का ऑपरेशन सिंदूर है ये तो चल ही रहा है, ये तो रुका है ही नहीं है। और जब भी ये शुरू हुआ था उसमें कभी भी हमने पहला अटैक नहीं किया था। जब एक अटैक वहाँ से होता था, स्वॉन ऑफ ड्रोन्स हमारे अमृतसर, जालंधर, कच्छ, जम्मू इन सब एरियाज़ में भेजे गए हैं, उसके बाद हमने रिटेलिएट किया। हाँ, ये ज़रूर होता था कि अगर उनके ड्रोन्स आते थे तो हमारी तरफ से यहाँ से मिसाइल्स आते थे, और एक बहुत ही अच्छा प्लान बना हुआ है कि हर रोज़ या हर एक अटैक के बाद हमें नेक्स्ट लेवल पे इसको क्या करना है। तो हमारी तरफ से इट इज़ वेरी वेरी प्रिसाइज एंड टारगेटेड, और उनकी तरफ से वो तो मतलब देखने में हवा में ड्रोन्स छोड़ रहे हैं कहीं भी लग जाए, और काफ़ी हद तक सिविलियंस को लग रहा है। मतलब दे डोंट हैव रियली अ क्लियर प्लानिंग, दे आर बेसिकली, जो देखने में लगता है, सब कुछ सुनने में लगता है, वो तो ऐसे ही लगता है कि बस हमको तो क्योस करना है, हम तो बस लड़ रहे हैं। क्या लड़ रहे हैं, क्या मारने की कोशिश कर रहे हैं, क्या हमारा टारगेट है, ये लगता नहीं है कि पाकिस्तान देश को कुछ भी समझ में है। ਜਿਹੜਾ ਚਰਚਾ ਵੀ ਇੱਕ ਚੱਲੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਵਲੀਅਨਸ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪੁੰਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦਮਪੁਰ 에ਅਰਬੇਸ ਜਿਸ ਤੋਂ ਖੌਫ ਖਾਂਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਜਿੱਥੇ PM ਮੋਦੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿ ਸਾਡਾ S-400 ਵੀ ਓਕੇ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਰਡਾਰ ਸਿਸਟਮ ਓਕੇ ਹੈ, ਜੈਟਸ ਓਕੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਹਵਾਈ ਪੱਟੀ ਰਨਵੇ ਓਕੇ ਹੈ। ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਡਰੋਨ ਛੱਡੇ ਗਏ, ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਾਰਗੇਟ 'ਤੇ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਰੋਨਸ ट्रेस किए गए, किन्ने क ड्रोन ट्रेस किए गए, क्योंकि तुहाडे कोले फैक्ट्स वगैरह सारे? नहीं, मेरे को इसका कुछ खास अंदाज़ा नहीं है नंबर्स का, लेकिन जो मैंने एक टाइम के ऊपर एक पैटर्न देखा, वो मैंने ये ज़रूर हम लोगों ने ऑब्ज़र्व किया कि नॉर्थ वेस्टर्न जो पूरा एरिया रेड अलर्ट जोन बनाया गया है, जो कश्मीर, जम्मू, पंजाब, हरियाणा से होते हुए नीचे कच्छ तक जा रहा है, तो उसमें हर जो एरिया है उसको एक अलग तरह का थ्रेट है, थ्रेट सेम नहीं है। अगर अमृतसर में है, अमृतसर बिल्कुल हमारा एक बॉर्डर पर है, तो वहाँ पर हमारा दरबार साहिब भी है। और ऐसे ही जम्मू है, तो जम्मू और कश्मीर सबको मालूम है कि जम्मू में हमारे हिंदू लोग ज़्यादा हैं, और वहाँ पर हमारा वैष्णो माता टेम्पल भी है। तो हर जगह के ऊपर उनका जो एक अटैक या एक उनकी जो हिट लिस्ट बनाई हुई है, जिसमें एक टाइम के ऊपर हमारे पास एक पाकिस्तानी चैनल से आई थी, चैनल मीन सोशल मीडिया हैंडल से आई थी, उसमें 20 हिट लिस्ट हमने देखी। तो वो जो सारे रिलीजियस बड़े प्लेस दोनों अमृतसर ते जम्मू वैष्णो देवी बिल्कुल थे, उनके हिट लिस्ट में थे, गोल्डन टेम्पल ते वैष्णो देवी बिल्कुल। सो उसका जो हिट लिस्ट, उनके टारगेट्स की जो लिस्ट है, जो कि खुद एक पाकिस्तानी ग्रुप हमारा इनका है, जिसमें से मैं आपको बता रही हूँ कि हमने एक्सट्रैक्ट किया, मतलब वो 20 टारगेट्स हमने देखे, तो उसको अगर स्टडी करें तो पता चल जाता है, देखने में समझ आ जाता है कि यहाँ पर पर्पस क्या है, यहाँ पे पर्पस क्या है। पंजाब में ब्यास अगर टारगेट में है तो वहाँ पे हमारा ब्रह्मोस का स्टोरेज फैसिलिटी है, ठीक है। कौन सी जगह है वो एयरबेस की वजह से टारगेट है, कौन सी रिलीजियस सेंटिमेंट की वजह से है, कौन सी एक कम्युनिटी या रिलीजन की वजह से है। सो द टारगेट लिस्ट हैज़ अ पर्पस। वो हर टारगेट का जो टारगेट बनाने का रीज़न है वो सेम नहीं है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। ਤਾਂ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਿਵਿਆ ਬੰਸਲ। ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਮ ਦੱਸਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਪਾਗੈਂਡਾ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਗਲੋਬਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਰਮੀ ਦੀ ਹਿੱਟ ਲਿਸਟ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜੰਮੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਮੰਦਿਰ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਕੈਂਪੇਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਿਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪੇਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਡੀਬੰਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਰਾਫੇਲ ਜੈਟ ਗਿਰਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਮੇਜਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਗਲੋਬਲੀ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਚਾਈਨਾ ਤੇ ਟਰਕੀ, ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ
ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਇਮੇਜਸ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮਿਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪੇਨ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਕਨਫਲਿਕਟ ਟੈਂਸ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵਾਰਫੇਅਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵੀ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਜਰਨਲਿਸਟ ਅਨਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਗਬਾਣੀ ਲਈ ਵਰਨ ਭੱਟ।